अरण्यानी का क्या कार्य है और विजन क्या है? भारत में काफ़ी बड़े स्थान पे प्रकृति अभी भी अच्छी हालत में है हम्म, और उसको जगह जगह हम लोग तो एक कार्य करते आ रहे थे, लेकिन उस कार्य के दौरान हमें समझ आया कि जहाँ पे आदिवासी गांव हो गए, हिमालय हो गए, या फिर नदियों के आसपास हो गए, बहुत सारी जगह हैं, जी जी। या नॉर्मल किसान भी है, उसको भी उसके खेत को ठीक करा के प्राकृतिक पे लेके आना, इनको एक प्रकार से इस स्तर तक लाना और एक मदद करना। क्योंकि चलिए प्राकृतिक तो हो गया, जंगल हो गए, लेकिन जब उसके आसपास की परंपराएं सारी गायब हो गई हैं, उससे बनने वाले उत्पाद सारे चलन में नहीं है, हम्म। और तो उनको वापस लेके आना जी। और उनको इतनी पारदर्शिता के साथ जुड़ाव करवाना उपभोक्ता से, कि क्योंकि आज जुड़ाव टूट गया है, तो वो करवाना अब ये ही अरण्यानी का आगे का पूरा काम बन गया है। उद्देश्य यही है कि जैसी भी संपदा है प्राकृतिक रूप में है, उसको बढ़ाया कैसे जाए। अरण्यानी नाम कहाँ से आया और खाद्यवन क्या होते हैं, थोड़ा सा बताएं हमें। हम्म, तो अरण्यानी ऋग्वेद से आया है। अच्छा। ऋग्वेद में अरण्यानी देवी हैं। अरण्यानी में 6 श्लोक हैं। उसका मतलब मैं बहुत सरल भाषा में बता देता हूँ। हम्म, उसका मतलब यह है कि आप ऐसी जगह रहिए या ऐसी जगह से खान पान करिए, है ना, जीवन वहन करिए, जहाँ पे हर ऋतु में आपका रंग बदल रहा हो, हर ऋतु में आवाज़ बदल रही हो और सुगंध बदल रही हो। अच्छा। ठीक है, अब ये कैसे संभव है कि हर ऋतु में बदल रहा हो? हम्म, वो ऐसे संभव है कि जब प्रकृति गा रही होगी तो अपने आप बदलेगा, है ना। ठंडियों में जैसे शांत हो जाता है, सब कुछ शांत हो जाता है, फिर बसंत आती है, फिर बहार आती है, तो एकदम जैसे म्यूजिक में क्रिशेंडो की तरफ जाते हैं, जी। वैसे प्रकृति जाने लगती है हमारे यहाँ। ये आपको हम्म, बारीकी से देखने में भारत भर में जी मिलेगा। जी जी। और अगर वहाँ पे जीवन यापन और रहना है तो फिर उससे पूरे जीवन के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो जी। यही अरण्यानी का नाम यहाँ से आया। अच्छा। और पूरी तो खाद्य वन, तो एक आजकल टर्म चला है फूड फॉरेस्ट, हम्म उसका हिंदी नाम है खाद्य वन। हम्म हालांकि मैं मानता हूँ ये बहुत लिमिटिंग नेम है, हम्म क्योंकि फूड फॉरेस्ट अगेन उसको फूड तक लिमिट कर रहे हैं, जबकि फॉरेस्ट जो है वो फूड तक नहीं लिमिटेड है। तो पूरा जीवन यापन हो सकता है कि औषधि भी, खाना भी, आपकी दैनिक उपयोग की चीज़ें भी, वो सब चीज़ें आपका पूरा कार्यकलाप यहाँ से हो सकता है, यहाँ तक कि ऊर्जा भी। तो उसको सीमित केवल फूड के उद्देश्य से देखना, उसमें डिज़ाइन गड़बड़ जाती हम्म है ना। उसको समग्र रूप से देखना, तब एक सभ्यता बनती है। हम्म। तो ये है फूड फॉरेस्ट बेसिकली। ये फूड फॉरेस्ट इसका सिस्टम कैसे काम करता है? स्वयंभू स्वयं चलित एकात्म सिस्टम है। जब सूर्य और धरती, जल और वायु मिलते हैं तो जीवन उत्पन्न होता है। अब क्या है, यदि धरती तैयार है और धरती में बीज पड़ सकता है और सूर्य उस पर काम करता है, थोड़ा हम्म सा कहीं से पानी आ जाता है, हम्म तो ये क्या करता है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेना चालू करता है, तो वो पेड़ उत्पन्न होता है। सूर्य की भी एनर्जी ट्रैप हो रही है, हाइड्रोकार्बन्स भी बन रहे हैं। हवा में जितनी नाइट्रोजन है, क्योंकि प्रोटीन बन रहे हैं, वो सब वो भी कंट्रोल हो रही है। ठीक है, कार्बन भी हवा में कंट्रोल हो रहा है। तो ऐसे करके हवा के साथ भी धरती और हवा का एक संतुलन बैठा। हम्म। पानी, पानी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हमें ये बताया गया पानी रोकना है। इस धरती पे मनुष्य नहीं हो तो पानी कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जो बाकी प्रजातियां हो तो वैसे ही चलेंगी। एक हार्वर्ड के प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है वाटर करके। यहाँ पे आप समझिए पानी क्या है प्रकृति में, वो पेड़ है। पेड़ एक पॉन्ड है, हम्म ठीक है, पेड़ एक जलाशय है छोटा सा। तो सारे पेड़ जलाशय हो गए, जीव हम्म जंतु सारे ड्रिप इरिगेशन हो गए, हम्म कि यहाँ से लिया वहाँ ले गए। पेड़ जब बारिश आती है तो हम्म। या हवा में आर्द्रता ज़्यादा होती है, सोख लेते हैं जी जब ज़रूरत होती है, फिर छोड़ते भी हैं। तो ये मेंटेन करके चलते हैं। जी। और तो ये एक सिस्टम है जो पांचों फोर्सेस को आप बिल्कुल सुपर इंटेलिजेंट तरीके से, एफिशिएंट तरीके से मैनेज करके चलता है। आपके पुराने लेखों में मालपुर के पीपल का जिक्र है हम्म। और उसने आपको बहुत इंस्पायर्ड किया है, वो अभी भी है? ऐसी बहुत सारी हाँ प्रेरणाएं हैं हाँ। जो जो जैसे जब आदमी के मन में सवाल होते हैं तो गुरु कहीं से प्रकट होता है। तो वैसे ही मेरे मन में सवाल चल रहे थे कि ठीक है, ये बातें अपनी जगह हैं कि नेचुरल होना चाहिए, प्राकृतिक होना चाहिए सब कुछ। फिर हमने चलिए पीपल लगा दिया, बरगद लगा दिया, लेकिन ये काम तो कर नहीं रहे। तो ये बहुत पुरानी बात है, 2000 मेरे ख्याल से 9 या 10 की बात है।
मैं डिंडोरी ज़िले में घूम रहा था, वहाँ नर्मदा किनारे मालपुर ज़िले में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है, तो मैंने देखा छत्ते से लदा हुआ है और इतने मधुमक्खी के छत्ते कि आप 200-300 किलो तुरंत उतार लो। फिर मैंने कहा, हाँ, मैंने कहा इतना पैसा आधे एकड़ में से भी कम में एक पीपल का पेड़ पैदा कर रहा है, अगर उसको आर्थिक रूप से देखो तो इतना तो कोई किसान पैदा कर ही नहीं सकता। तो देखा आसपास उसके छोटी सी पानी की धारा है और फूल लगे हुए हैं जंगली प्राकृतिक। तो जब समझ आ गया पूरी चीज़ कि समग्र रूप से काम करेंगे तो ये अपने से ज़्यादा हैं, और जब ये अकेले खड़े रह जाते हैं तो हमें लगता है कि ये कोई काम नहीं है, वो बेचारे करेंगे भी कैसे। तो इसलिए इसको पूर्ण रूप से, मतलब इसके सारे कंपोनेंट समग्र रूप से बनाना पड़ेगा, तब ये काम करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि प्राकृतिक खेती से इतनी बड़ी आबादी का पेट नहीं भरा जा सकता। देखिए क्या होता है, डेटा जब बनाते हैं तो पहले ये सोच लेते हैं कि बताना क्या है, उसके बाद ये बनाने बैठते हैं कि ऐसे लोगों को सिखाते पढ़ाते हैं। लेकिन आप वास्तविक रूप से जैसे गंगा किनारे चले जाएं अमरूदों के खेत में, और आपको पता लगेगा 2 टन 2.5 टन अमरूद आ रहे हैं 1 एकड़ में। आप अनाज भी 2-2.5 टन ही ले रहे हो, 2 फसलें और ले लो तो अमरूद के बीच में और कुछ भी कर सकते हो, 2-4 फल और ले सकते हो, या बीच में हल्दी जो भी बो सकते हो। तो प्राकृतिक ढंग से ज़्यादा खाने योग्य चीज़ें पैदा हो रही हैं। उसका एक कारण टेक्निकल रीज़न भी है। साइंटिफिक रीज़न ये है कि खेत में तो सूरज का उपयोग पूरा नहीं हो रहा है, और पानी का उपयोग भी बहुत ज़्यादा गलत ढंग से हो रहा है। ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, उतना इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लेकिन प्रकृति में तो बूंद बूंद यूज़ हो रहा है, और सूरज की बूंद बूंद यूज़ हो जा रही है, एक एक किरण यूज़ हो जा रही है। तो जब इतना तेज, इतना एफिशिएंट सिस्टम है कि वो एक एक चीज़ इस्तेमाल कर ले रहा है, तो वो लगातार खाना बना रहा है। तो वॉल्यूमेट्रिक में प्राकृतिक सिस्टम ज़्यादा खाना बनाता है। इसका एक और चीज़ है कि इस धरती पे केवल मनुष्य को हटा दो आप, वो भी कुछ मनुष्य जो अननेचुरल सिस्टम से खाते हैं उनको हटा दो आप, बाकी प्रजातियां कैसे चल रही हैं, है ना? बाकी कुत्ते, बिल्ली, शेर, पेड़ पौधे, जंतु कैसे चल रहे हैं? सब प्राकृतिक सिस्टम पे चल रहे हैं। उनके लिए खाना बन रहा है ना, और उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है खाने की भी, दिन भर की। तो उनका खाना बन रहा है, तो हमारा कैसे नहीं बन रहा है? तो ये गलत सलत सिखा दिया गया है। 1 एकड़ में यदि सिर्फ कटहल लगे हो तो 5 टन के ऊपर चले जाते हैं। और जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन का आइडिया आया था तो कुछ विद्वानों ने कहा भी था कि भाई बांग्लादेश जैसे देश हो गए कि हमारे पास तो कटहल बहुत हैं, गंगा बेल्ट हो गया, इसमें तो ऐसी सी चीज़ें हैं। लेकिन ये दरकिनार कर दिया गया कि इतनी आबादी को खिलाओगे कैसे। ये नहीं सोचने दिया गया कि हम जो है उपलब्ध उसको इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ भी यही होता है। जब मैं नया नया आया था तो कोई मेहमान आ जाता था तो ये लोग भागते थे कि यार अपने पास कुछ है नहीं, वो द्रौपदी और कृष्ण वाली कहानी हो जाती थी। लेकिन फिर समझाया कि अरे तुम्हारे पास पलाश है, उसके फूल हैं, साल भर खुद भी चाय पियोगे, पूरे भारत को पिलाओगे। जरूरी है कि आसाम से ही चाय आए, और यहाँ तो इतनी अच्छी चाय है। फिर एक से एक चीज़ें हैं, तो अब हमें वो दिक्कत नहीं आती। बारिश आती है तो अलग तरह की लीफी वेजिटेबल्स आ जाती हैं। तो ये सोच का फर्क है। एक गरीब किसान के लिए क्या रास्ता है? जैसे जैसे समय गुजर रहा है ये रास्ता कठिन हो रहा है। आज की डेट में बिना समाज की मदद के और बिना सरकार की मदद के थोड़ी समस्या है, क्योंकि हम भी कोशिश कर रहे हैं। जैसे जो हमसे लगे हुए जो गरीब किसान हैं, तो इनको भी प्राकृतिक के वो लाना चाहते हैं। उनको दिख रहा है इसमें ज़्यादा उनकी ज़मीन के लिए भी अच्छा है, उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एसेट बन जाते हैं। लेकिन 3 साल 5 साल कैसे रोके अपने आप को? कई जगह ऐसी हैं, गंगा किनारे हो गए, जमुना किनारे हो गई, या नदी किनारे हो गए, या फिर हिमालय हो गए, या जैसे जहाँ औषधियाँ बन जाती हैं जल्दी, वहाँ इतना लंबा रास्ता नहीं है। लेकिन बाकी गरीब किसान के लिए यह है कि आप आज ही से मेड़ अपने पेड़ लगाना चालू कर दीजिए। कई किसानों ने किया है, पिपरिया मैंने कई देखा, इन्होंने आज से चालू कर दिया था, आज से 10 साल पहले, और वो आज संपदा को अच्छे से लेके बैठे हैं। और उसमें खर्चा मत करिए, सारी संपदा आपके आसपास मिल जाएगी, बीज आपके आसपास मिल जाएंगे। एक हिस्से को, छोटी सी ज़मीन के एक हिस्से को आप पूरा प्राकृतिक करते चलिए। ये मत करिए कि ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो उससे नहीं होगा। आप प्राकृतिक, एक 1/4 एकड़ है तो उसका 1/10 को आप खस डाल दीजिए। हमने काफ़ी लिखा भी हुआ है। क्या होगा, वो 1/4 एकड़ 4 से 5 साल में औषधीय पेड़ तक लाने के लिए तैयार हो जाएगा, ये जानवरों को खाना देने के लिए तैयार हो जाएगा। तब आप उससे उतना कर लोगे कि आप बाकी को पोषण कर लोगे।
तो ये एक रास्ता है बिना सरकार और समाज की मदद के, लेकिन मेरा मानना है कि अब इस स्थिति में आ गए हैं कि हमें मदद की ज़रूरत पड़ेगी। अरण्यानी का एक ऐप भी आया है, और इसके पीछे आपकी क्या सोच है? जैसे आपने शहद खाया, तो यदि वो जंगल का शहद है तो जंगल होना चाहिए, और आप जब उससे जुड़ोगे तो उसकी समस्याएं समझोगे, जैसे पुराने समय में होता था। तो इतनी पारदर्शिता हो, कितना आपने कुछ सामान रुपए में दिया है तो उसका कैसे उपयोग हो रहा है वो पारदर्शिता हो, कौन महिला बना रही है वो पारदर्शिता हो, कौन किस जंगल से आ रहा है वो पारदर्शिता हो, ये पूरी होनी चाहिए। क्योंकि पारदर्शिता के बिना छोटे किसान या असली काम करने वालों को नहीं उठा सकते। पारदर्शिता हो, लोग एक दूसरे से जुड़ें, यही उद्देश्य से हमने देखा कि कोई भी और एप्लीकेशन कोशिश की मिल जाए, वो हो नहीं रहा है। तो फिर तब हमने अरण्यानी ऐप बनाई। इस पथ पर आगे के काम और कठिनाइयाँ, इसके बारे में आप कैसे देखते हैं? हाँ, तो आगे के एक कठिनाई तो मैंने बताई कि जहाँ जहाँ कई बार नियम कानून है वो इतने पुराने हैं, कई बार अंग्रेजों के राज के हैं, कई बार वो तंत्र को उनको हटाना नहीं चाहता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे शहद में एक लेबल लगा देना कि छत्ते का है कि नहीं, वो भी नहीं कोई लगाना चाहता है ना। कोई तो बल्कि उल्टा कर रहे हैं कि कम पोलन में भी आजकल मोनोफ्लोरल बोल देते हैं। तो एक तो ये समस्याएं हैं कि समझिए तंत्र हो गई, एक उसकी सोच एक अलग जा रही है, वो ऐसे ही जा रही है कि कैसे संसाधनों का शोषण किया जाए, उसके हिसाब से मॉडल बनते हैं। तो एक ये है कि उसको समझाना है ना। दूसरी चीज़ तो है कि समाज में भी बड़ी तेज़ी से बदलाव आ रहा है। आज से 10 साल पहले जो यहाँ आदिवासी थे, आज भी अब वो भी 50 साल 60 साल के हो गए, और जो नई पीढ़ी आ गई है उसने ज्ञान सारा स्कूलों से लिया है, मोबाइल से लिया है, ठीक है। वो उसने औषधियों से नहीं लिया, उसने आसपास की उसकी शिक्षा पद्धति में ये सब शामिल नहीं था। तो वो एक बहुत आगे बढ़ गई है, तो उसको भी वापस समझाना, ये दूसरी समस्या है। तीसरा मैंने वो कहा कि जो परंपरागत ज्ञान है वो गायब हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, तो उसको सहेज पाना, ठीक है, वो पीढ़ी जा रही है। फिर उसके साथ साथ जो काम करने के तरीके हैं वो भी जा रहे हैं, तो उसको सहेज, वो भी एक समस्या है। तो ये सारी बाधाएं हैं जिसको आगे निपटना पड़ेगा। आपने अरण्यानी ट्रस्ट व एक ओपन ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्टअप किया था। नहीं, तो ये स्टार्टअप नहीं, ये क्या है, जैसे अरण्यानी एक संस्था हो गई, ये जो क्योंकि अब ये सब लोगों को एनेबल कर रही है व्यापार के लिए, तो एक व्यापारिक संस्था हो गई, ठीक है। इसमें तरह तरह के लोग जुड़े हैं, महिलाएं जुड़ी हैं, खेत वाले जुड़े हैं, सब तरह के लोग जुड़े हैं। हमने सोचा कि इस संस्था का कैसा स्वरूप हो ओनरशिप का, जिससे ये शोषण करने वाली ना बने। तो वहाँ पे अरण्यानी ट्रस्ट वाली बात आई कि ट्रस्ट तो बन जाते हैं लेकिन वो खुद ही के फ़ायदे के लिए बन जाते हैं, है ना, उसके बेनिफिशियरी खुद ही व्यापारी बन जाते हैं। तो मुझे ऐसे मॉडल मिल नहीं रहे थे। तो ऐसा हो जो जिसका बेनिफिशियरी समाज ही वापस हो, है ना, जो उसमें लगा हुआ है। तो वहाँ से ट्रस्ट बनने की बात आई। दूसरी बात है अरण्यानी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे ओपन ऑर्ग होता है सॉफ्टवेयर में, वैसे अरण्यानी ऑर्ग है कि कोई भी व्यक्ति इसका CEO बन जाए। पूरी पारदर्शिता है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। नई पीढ़ी को तो जिसको जॉब एक्सपीरियंस चाहिए वो कल ही आ जाए, कल बोले मुझे CEO बनना है, पद खाली होगा 3-3 महीने के लिए, उसमें वो बहुत चीज़ें समझेंगे, पॉलिसीज समझेंगे, उसके हिसाब से काम करना समझेंगे, गांव-गांव समझेंगे। ये ओपन ऑर्ग का चक्कर है। वैसे ही हमने ऐप बनाई है कि उसको तुरंत हम उसको शामिल कर लें। ये जो ऑर्गेनिक फार्मा कल्चर, मियावाकी, ये सब जो विदेशी टेक्निक्स हैं, इनकी उपयोगिता आप कैसे देखते हैं? यहाँ तो गांव-गांव में जो बुजुर्ग लोग हैं उनके पास समाधान है ना। उन्होंने एक ऐसा जीवन यापन देखा हुआ है जो प्राकृतिक भी है, जो संपदा को इस्तेमाल करके है और बिना उसको नुकसान पहुँचाए है। और यहाँ के जो समाधान है वो उससे कई लेवल आगे हैं, चाहे ऑर्गेनिक हो, पर्माकल्चर हो, मियावाकी, क्योंकि ये एक छोटी सी समस्या को से जूझ रहे होते हैं, जबकि हमारे समाधान पूरी जीवन के अराउंड है ना। उसमें सिर्फ खाना नहीं है, उसमें सामान भी है, उसमें 6 महीने तक कैसे सहेज के रखना है वो भी है, उसमें हर तरह के समाधान लोग वहीं से ढूंढ लेते हैं। तो वो पूरा जीवन यापन है। कोई नया व्यक्ति है जिसको नहीं मालूम है, वो चालू होता है कि चलो पहले खेती कर लें। मैं भी वैसे ही चालू हुआ था, तो मैंने खेती की, फिर समझ आया खेती में तो मैं पूरी सॉइल खराब कर दे रहा हूँ, तो ऑर्गेनिक किया। फिर एक चक्र के बाद समझ आया इसमें क्या बदला, हमने टिलिंग की, जो फुकुओका ने पहले ही मना कर दिया था, टिलिंग किया और आपकी धरती खराब हो गई, क्योंकि एक बार टिलिंग किया आपने नाइट्रोजन भगा दी, फिर उसको कैसे भी लाते रहोगे तरह तरह के कार्य करके।
फिर बायोडाइवर्सिटी भी ख़त्म कर दी। तो फिर मुझे समझ आया ये ऑर्गेनिक जो है ना, ये उन लोगों के लिए है जो कस्टमर के एक वर्ग की चिंता को दूर करना चाहते हैं। ये प्रकृति से बहुत दूर है। फिर मियावाकी टेक्निक में एक चीज़ जो कभी समझ में नहीं आई कि जल्दीबाजी क्या है ना। जो चीज़ 6 साल में हो रही है तो उसके पीछे कुछ काम है, कार्य है। धीरे धीरे उसकी जड़ें बढ़ती हैं, वो आपसी जड़ों में बातें करते हैं, पूरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं और वो फिर बहुत तगड़े बनते हैं। वो ठीक है, समय ले रहा है वो, और यदि वो कमज़ोर होकर बड़ा होता है, आप उसके लिए तैयार करते हो, तो ये जल्दीबाजी की ज़रूरत क्या है। आप देखिए कि सब जगह हम लोगों ने भारत में सुबह बुल उगा के रख दिए हैं। ये सब जल्दीबाजी है कि 3 साल में पेड़ बड़े हो जाएं और प्रकृति से पूरी छेड़छाड़ कर दिया। तो जहाँ जल्दीबाजी का खेल है, जहाँ कुछ तुरंत पैसे बनाने का खेल है, वहाँ तो मुझे ये सब समझ आता है। लेकिन अगर मौलिक काम करना है तो नहीं आता। पर्माकल्चर अच्छी सोच है, कोई कोशिश कर रहा है समझने की। हमने भी कोशिश की, हमने पानी रोका, फिर मैंने कहा जो पानी की समस्या है, वाटर तो कुछ और है नेचर में, फिर आप पहाड़ों में कैसे काम करोगे, है ना। तो वो पहाड़ों में कैसे आप पॉन्ड बना दोगे, ज़रूरत ही नहीं है, पहाड़ अपने आप में पॉन्ड है। तो इनमें बहुत सारी टेक्निकल कमियां थी, और टेक्निकल कमियां दिखती हैं, लेकिन जो मैंने पहले बात बोली कि समग्रता है ना, जो ऑलरेडी है भारत के गांव में, अब हमने उसको कोई नाम नहीं दिया, बस यही तो कमी है ना। मन तो ऐसा कर रहा है कि इसी खंड पर और सुनता जाऊँ, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगले भाग में हम भारत दर्शन पर चर्चा करेंगे, एक अल्प विराम।